कहानी की शुरुआत होती है और हम 3 सहेलियां एरिन, जूलिया और शेना को कार में सफर करते हुए पाते हैं। आज जूलिया का बर्थडे है। सेलिब्रेट करने के लिए तीनों बाहर जा रही हैं। रास्ते में जूलिया और शेना पुरानी बातों का बतंगड़ बनाती हैं। एरिन के मना करने पर वो दोनों झगड़ नहीं रही हैं, बल्कि पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर रही हैं, ये बोलकर उसे चुप करा देती हैं। जूलिया और शेना नेट के साथ शाम गुजारने वाली बात पर एरिन की टांग खिंचाई करती हैं। नेट और एरिन ने अकेले में क्या क्या किया होगा पूछकर मजे लेती हैं। नेट उसके टाइप का नहीं है, वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, ये बोलकर एरिन बात को टालने की कोशिश करती है। अगर नेट नहीं तो जूलिया एरिन को किसी दूसरे लड़के के साथ मजे लूटने को कहती है, जिस पर शेना ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि आज रात वो एरिन और जूलिया को अपने प्राइवेट लेक हाउस ले जाने वाली है, जहां सिर्फ लड़कियां होंगी, लड़के नहीं। तभी हमें मालूम पड़ता है कि शेना के डैड रईस हैं, इसलिए जूलिया उनके साथ इश्क लड़ाती है। और इस बात का पता होने के बाद भी शेना को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जानकर एरिन चौंक जाती है। बार पहुंचते ही एरिन देखती है कि एक अनजान कार उन्हें फॉलो कर रही है, लेकिन तभी कार आगे चली जाती है और एरिन इस बात को नजरअंदाज कर देती है। बार में उन्हें लिक्वांडा मिलती है, जो एरिन को बटरफ्लाई कहकर पुकारती है। एरिन के चौंकने पर शेना उसे शांति बनाए रखने के लिए कहती है, पर जोर डालते हुए एरिन पूछती है कि आखिर उनके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि जूलिया एक फेमस डीजे है। रेडियो पर उसने एक अनाउंसमेंट की है कि जो कोई भी एरिन को एक ड्रिंक ऑफर करते हुए बटरफ्लाई कहकर पुकारेगा, एरिन उसे लैप डांस देगी। और ये नजारा दिखने में कैसा होगा, लिक्वांडा नकल करके बताती है। मजे लेते हुए जूलिया कहती है कि नाम पुकारने की भी जरूरत नहीं है, अगर कोई सिर्फ ड्रिंक ही ऑफर कर दे तो एरिन उसके साथ सोने को भी तैयार हो जाएगी। इस बात पर शेना एरिन के खूब मजे लेती है। जूलिया लेक हाउस चलने के लिए अपनी बाकी के फ्रेंड्स को टेक्स्ट करती है। वहीं डॉब साथ में लेक हाउस चलने के लिए शेना को मस्का लगाता है, पर लेक हाउस पर सिर्फ लड़कियों की पार्टी है, लड़कों की नहीं। ये कहकर शेना उसे साफ मना कर देती है। अल्कोहल के शॉट्स लेने के बाद स्मोक करने के लिए एरिन बाहर खुले में जाती है। स्मोक करते वक्त उसे वही कार फिर से दिखाई पड़ती है जो सुबह उसे फॉलो कर रही थी। तभी नेट के अचानक वहां आने से एरिन घबराकर उस पर चीखने चिल्लाने लगती है। नेट उसे डराने के लिए सॉरी कहता है और कहीं अकेले में चलने को कहता है, लेकिन एरिन उसकी बात का मतलब बखूबी समझती है। शेना किसी भी लड़के को लेक हाउस पर अलाउ नहीं करेगी, ये सोचकर नेट एरिन को कार के अंदर रोमांस करने के लिए बुलाता है। एरिन भी उसके साथ मजे लूटना चाहती है, किसी को पता ना लगे, इसलिए चुपके से नेट के साथ चली जाती है। वहीं लड़कियां लेक हाउस अकेले जाने वाली है, इसलिए डॉब उन्हें टल्ली करके उनका फायदा उठाने का प्लान बनाता है। बार में बैठा माइक खामोशी से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। पास में बैठी पैम घर जाने को सोचती है। माइक अपने कार की चाबी उसकी ओर करते हुए लिफ्ट ऑफर करता है, पर जब तक उसका खाना पीना नहीं हो जाता तब तक के लिए इंतजार करने को कहता है। पैम माइक से उसका परिचय पूछती है और क्योंकि वो उसे घर तक लिफ्ट देने वाला है, इसलिए बदले में पैम माइक को एक ड्रिंक ऑफर करती है। बार के बाहर लड़कियां चिल कर रही होती हैं। तभी माइक ड्रिंक ऑफर करते हुए एरिन को बटरफ्लाई कहकर पुकारता है। एरिन माइक को पहचान लेती है, सुबह वही कार से उन्हें फॉलो कर रहा था। पूछने पर माइक बताता है कि वो इत्तेफाक से वहां मौजूद था, वो उन्हें फॉलो नहीं कर रहा था। क्या अब एरिन शर्त के मुताबिक उसे लैप डांस देगी? ये पूछने पर एरिन उसकी बात का यकीन कर मान जाती है और बस देखकर ही तन बदन में शोले भड़क उठे ऐसा लैप डांस देती है। इसके बाद एरिन अपने दोस्तों के साथ लेक हाउस के लिए निकल जाती है और माइक पैम को घर छोड़ने के लिए लिफ्ट देता है। कार को अंदर से देखकर पैम घबरा जाती है। माइक एक स्टंट मैन है, वो बताता है कि फिल्मों में इस्तेमाल होने वाली कार्स ऐसी ही होती हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। पैम की माइक से दोस्ती हो चुकी है, जिस कारण वो मान जाती है। तभी माइक कार को स्टार्ट करने से पहले अपने इरादे बताता है और पैम के चेहरे पर डर का मंजर साफ दिखाई देता है। माइक खुली सड़क पर कार को अंधाधुंध दौड़ाता है। बुरी तरह डरी हुई पैम गाड़ी रोकने के लिए हाथ पैर जोड़ती है। तभी माइक बताता है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, ये कार डेथ प्रूफ है, लेकिन बस उसके लिए जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हो। ये सुनकर पैम बुरी तरह सहम जाती है। माइक कस के ब्रेक्स लगाता है और कार के डैशबोर्ड से टकराकर
पैम की दर्दनाक मौत हो जाती है। वहां से माइक जूलिया, शेना और एरीन के पीछे जाता है। उन्हें ओवरटेक करके कार को तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए उनकी ओर बढ़ता है। आने वाली खतरे से अनजान लड़कियां अपनी मस्ती में चूर होती हैं और माइक के कार से टकराकर सिवाय माइक के सब की सब मारी जाती हैं। डॉक्टर से जानकारी लेने के बाद ऑफिसर्स को लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि माइक की सोची समझी साजिश है। लड़कियों को मारने के इरादे से माइक ने जानबूझकर ये एक्सीडेंट किया है, पर क्योंकि लड़कियां शराब के नशे में गाड़ी चला रही थी इसलिए माइक बड़ी आसानी से बच निकलता है। करीब 14 महीने बीतने के बाद हम एबी, किम और ली 3 नई सहेलियों को देखते हैं। उन्हें भी माइक फॉलो कर रहा होता है। नजर में आने से लड़कियों को उस पर शक न हो जाए, ये सोचकर माइक वहां से चला जाता है। वहां से तीनों अपनी फ्रेंड जोई को पिकअप करने एयरपोर्ट जाती हैं। पीछा करते हुए माइक भी वहां पहुंच जाता है और दूर से ही उन पर नजर बनाए रखता है। रास्ते में चारों अपनी अपनी लाइफ में चल रही फनी इंसिडेंट्स को एंजॉय करती हैं और एक दूसरे की टांग खिंचाई करती हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर जोई 1970 की डॉज चैलेंजर कार का जिक्र करती है, जिसे 1971 के सबसे यादगार फिल्म वैनिशिंग पॉइंट में इस्तेमाल किया गया था। वही कार बिक रही है और जोई खरीदने के बहाने उसका टेस्ट ड्राइव लेने पहुंचती है। जोई एक स्टंट वुमेन है और इस कार से खतरनाक स्टंट करना चाहती है, लेकिन बिना सिक्योरिटी के कार का ओनर उन्हें गाड़ी ले जाने से रोकता है। इसलिए तीनों बताती है कि उनकी फ्रेंड ली एक पॉर्न स्टार है और जब तक वो तीनों वापस नहीं लौटती कार का ओनर ली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए मजे ले सकता है। ये कहकर वो तीनों कार लेकर चली जाती हैं। ड्राइव करते हुए जोई स्टंट करती है। माइक दूर से उन पर नजर रखे होता है। रोमांच दुगना करने के लिए किम कार को और रफ्तार से भगाती है। तभी पीछे से आकर माइक उनकी गाड़ी को टक्कर मारने लगता है। झटका लगने से जोई का बैलेंस बिगड़ने लगता है। उनके लाख मनाने के बाद भी माइक मानने को तैयार नहीं होता है। वो लगातार टक्कर मारता रहता है और आखिर में जोई छटक कर कहीं दूर खाई में जा गिरती है। माइक जोई के मरने का मजाक बनाता है। तभी किम उस पर गोली चलाती है जो माइक के हाथ में जा लगता है और जख्मी होकर माइक वहां से भाग जाता है। जोई के इस तरह मरने से एबी और किम टूट जाती हैं। तभी अचानक से जोई सही सलामत उनके सामने आ खड़ी होती है। उसे जिंदा पाकर दोनों को सुकून मिलता है और माइक को सबक सिखाने के लिए तीनों उसके पीछे जाती हैं। गोली लगने से माइक की हालत खराब हो चुकी होती है। वो शराब से अपना दर्द कम करने की कोशिश करता है कि तभी पीछे से किम एक जोरदार टक्कर मारती है और जोई लोहे के पाइप से उसे बुरी तरह पीटने लगती है। माइक बचने के लिए भागने लगता है और लड़कियां हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाती हैं। घायल होने की वजह से टक्कर खाने से माइक की जान सी निकलने लगती है। वो गिड़गिड़ाने लगता है, अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है, पर लड़कियां उसे माफ करने को तैयार नहीं होती हैं। वो लगातार उसका पीछा करती हैं और दूसरी तरफ से टक्कर मारकर उसके कार को उलट देती हैं। माइक पकड़ा जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से उसका हाथ फ्रैक्चर्ड हो जाता है। तीनों तरफ से घेर कर लड़कियां उसे बुरी तरह मारती हैं और दर्द बर्दाश्त न कर पाने की सूरत में माइक की मौत हो जाती है। इस तरह से एक सरफिरे मुजरिम का किस्सा खत्म हो जाता है। लड़कियां बच जाती हैं और इस कहानी का अंत हो जाता है।